नमस्कार, बायजूस आईएएस हिंदी में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है दैनिक क्विज। पहला प्रश्न आपके समक्ष है। चर्चा में रहने वाला शब्द कोर अभिवृद्धि निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ग्रह के निर्माण से संबंधित तंत्र, विवर्तनिक भूकंप, अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति के रुझान की उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का निर्माण। हमारे इस ब्रह्मांड में किस प्रकार से ग्रहों का निर्माण होता है, इसके संदर्भ में हम समय समय पर नवीन अनुसंधानों को देखते हैं। इसमें विशाल ग्रहों के निर्माण की व्याख्या महत्वपूर्ण रूप से दो सिद्धांतों के आधार पर की जाती है, जिसमें कोर अभिवृद्धि के साथ ही डिस्क अस्थिरता सिद्धांत काफी महत्वपूर्ण है। इस रूप में कोर अभिवृद्धि जो शब्द है वह किससे संबंधित हो जाएगा? तो वह संबंधित हो जाएगा ग्रह के निर्माण से, और इस रूप में हमारा उत्तर हो जाएगा ए। विशाल गैसीय ग्रहों के निर्माण में जब हम बात करते हैं कोर अभिवृद्धि की, तो ये एक ऐसा सिद्धांत है जिसमें यह माना जाता है कि एक गैसीय आवरण में जब ठोस कणों का टकराव और जमाव देखा जाता है, तो इस प्रकार की सघनता से धीरे धीरे बड़े पिंडों और ग्रहों का निर्माण होता है। इसमें जिन ग्रहों का निर्माण होता है वह पृथ्वी की तुलना में 10 से 20 गुना ज्यादा द्रव्यमान को रखते हैं। आप इस चित्र में भी इसको देख सकते हैं, जिसमें एक गैसीय आवरण को दिखाया गया है और किस प्रकार से इसमें धीरे धीरे कणों का टकराव और जमाव देखा जाएगा, और इससे ही बड़े पिंडों और ग्रहों का निर्माण होता है। दूसरी तरफ जब हम बात करते हैं डिस्क अस्थिरता सिद्धांत की, तो इस सिद्धांत के माध्यम से एक ऐसी प्रक्रिया को वर्णित किया जाता है जिसमें एक विशाल डिस्क तेजी से ठंडी होती है, और इस रूप में यह ग्रह के आकार के आत्म गुरुत्वाकर्षण युक्त ग्रहों में विभाजित हो जाती है। इस रूप में कोर अभिवृद्धि और डिस्क अस्थिरता दोनों ही सिद्धांतों के आधार पर विशाल ग्रहों के निर्माण की व्याख्या की जाती है। हम इसकी चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज के द हिंदू अखबार में एक बाह्य ग्रह में इससे संबंधित खबर प्रकाशित हुई है, जिसमें वैज्ञानिकों के द्वारा पीडीएस 70 नाम के बाह्य ग्रह में इस प्रकार के निर्माण की प्रक्रिया को देखा जा रहा है। अगला प्रश्न आपके समक्ष है। इनमें से किस या किन स्थल या स्थलों पर लेटे हुए बुद्ध की प्रतिमा पाई जा सकती है? अजंता की गुफाएं, सित्तनवासल गुफाएं, कुशीनगर की महाबोधि मंदिर। सही विकल्प का चयन कीजिए। केवल एक, केवल दो और तीन, केवल एक और तीन, कि केवल तीन और चार। जब हम बात करते हैं बौद्ध कला की, तो इसमें बुद्ध की प्रतिमा को कई रूपों में पाया जाता है। इसमें खड़े हुए बुद्ध, बैठे हुए बुद्ध, लेटे हुए बुद्ध के साथ ही अन्य विभिन्न मुद्राओं में भी बुद्ध की प्रतिमा देखने को मिलती है। इन बुद्ध की प्रतिमाओं में जब लेटे हुए बुद्ध की मूर्ति की बात की जाती है, तो यह बौद्ध कला में एक प्रमुख प्रतीकात्मक विषय है जो महापरिनिर्वाण में प्रवेश करने के प्रतिनिधित्व को दर्शाता है। इस प्रकार की मूर्ति मुख्य रूप से अजंता की गुफाओं और कुशीनगर में प्राप्त की गई है, और इस आधार पर हमारा उत्तर हो जाएगा सी, केवल एक और तीन। लेटे हुए बुद्ध की प्रतिमा के संदर्भ में यदि हम कुछ और जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करें, तो यह है बौद्ध कला का एक ऐसा विषय है जिसके माध्यम से बुद्ध के महापरिनिर्वाण में प्रवेश करने का प्रतिनिधित्व किया जाता है, जो एक ऐसी अवस्था को दर्शाता है जिसमें कुछ महान आत्माएं ही इसमें प्रवेश करती हैं, और इसके माध्यम से जीवन और मरण के चक्र से मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। आपको यह ध्यान रखना होगा कि बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर क्षेत्र में माना जाता है, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश में है। बुद्ध द्वारा इस अवस्था को एक ध्यान की अवस्था में प्राप्त किया गया था, जिसके तहत इस बात को स्थापित करने का प्रयास किया गया कि किस प्रकार से सभी प्राणियों में जागृत होने के साथ ही मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्र से भी मुक्त होने की क्षमता है। आज के द हिंदू अखबार में बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर इससे संबंधित खबर प्रकाशित हुई है, जो बुद्ध के विषय को काफी महत्वपूर्ण बना देती है। भारत में लेटे हुए बुद्ध की प्रतिमा को आप अजंता की गुफा नंबर 26 में पा सकते हैं। इसके अलावा कुशीनगर में भी इससे संबंधित बुद्ध की मूर्ति प्राप्त होती है। हालांकि अन्य क्षेत्रों में भी हम बुद्ध के कुछ चित्रणों को पाते हैं, जिसमें महाबोधि मंदिर में बुद्ध को भूमि स्पर्श मुद्रा में दर्शाया गया है, जहां उनका हाथ जमीन की तरफ इशारा कर रहा है, और यह पृथ्वी को उनके ज्ञानोदय की साक्षी के रूप में दर्शाता है। इस चित्र में आप अजंता की उस मूर्ति को देख सकते हैं जिसमें बुद्ध को लेटी हुई मुद्रा में दर्शाया गया है। इस चित्र में आप बुद्ध को भूमि स्पर्श मुद्रा में देख सकते हैं, जिसमें बुद्ध का हाथ धरती को स्पर्श कर रहा है। अगला प्रश्न आपके समक्ष है। इनमें से किस देश की सीमा पेरू से लगती है?
ब्राजील, इक्वाडोर, चिली, बोलीविया कि कोलंबिया। आपके विकल्प हैं केवल 1, 2 और 5, केवल 1, 2, 4 और 5, केवल 3, 4 और 5 कि 1, 2, 3, 4 और 5। तो पेरू दक्षिण अमेरिका का एक देश है और इसमें जो सीमाएं हैं वो इन सभी पांचों देशों से लगती हैं और इस रूप में हमारा उत्तर हो जाएगा डी, 1, 2, 3, 4 और 5। आप इस मानचित्र में पेरू देश को देख सकते हैं जो उत्तर में इक्वाडोर और कोलंबिया के साथ ही पूर्व में ब्राजील, दक्षिण पूर्व में बोलीविया के साथ दक्षिण में चिली और पश्चिम और दक्षिण में प्रशांत महासागर से घिरा हुआ एक देश है। आज के द हिंदू अखबार में पेरू से संबंधित एक खबर प्रकाशित हुई है जो इस प्रश्न को काफी महत्वपूर्ण बना देता है। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, मगुरी मोटापुंग आर्द्र भूमि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि है। यह कैबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान के करीब स्थित है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से सही है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों कि ना तो 1 ना ही 2। जब हम बात करते हैं मगुरी मोटापुंग आर्द्र भूमि की तो यह है असम में अवस्थित एक आर्द्र भूमि है और चूंकि कैबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में स्थित है तो इस रूप में दूसरा जो विकल्प होगा वह हमारा गलत हो जाएगा। साथ ही साथ यह रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि नहीं है और इस रूप में पहला और दूसरा दोनों ही कथन सही नहीं है और हमारा उत्तर हो जाएगा डी, ना तो 1 ना ही 2। आपको याद रखना है कि मगुरी मोटापुंग आर्द्र भूमि डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान के करीब अवस्थित है और इस रूप में यह डिब्रू सैखोवा बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है। आर्द्र भूमि का नाम मगुर से लिया गया है जो एक कैटफिश का स्थानीय नाम है और यह है बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी द्वारा अधिसूचित एक महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र भी है। वहीं दूसरी ओर कैबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर के विष्णुपुर जिले में अवस्थित एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान है जो दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ पार्क है और यह लोकटक झील का अभिन्न अंग है। साथ ही साथ यह फुमदी और संगाई के लिए भी काफी प्रसिद्ध है। फुमदी मिट्टी, जैव भार संचय और वनस्पतियों के तैरते हुए द्रव्यमान को दर्शाता है और संघाई एक नाचने वाले हिरन के रूप में प्रसिद्ध माना जाता है। आज के द हिंदू अखबार में इससे संबंधित खबर प्रकाशित हुई है जिसके चलते ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। अब हम यूपीएससी में पूछे गए लास्ट ईयर के क्वेश्चन को देख लेते हैं। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पंचायतन शब्द निम्नलिखित में से किसे निर्दिष्ट करता है? ग्राम के ज्येष्ठ जनों की सभा, धार्मिक संप्रदाय, मंदिर रचना शैली की प्रशासनिक अधिकारी। तो पंचायतन मुख्य रूप से एक मंदिर रचना शैली है। आप इस चित्र में पंचायतन शैली के एक मंदिर का उदाहरण देख सकते हैं जिसमें मुख्य मंदिर के साथ 4 कोनों पर 4 छोटे छोटे सहायक मंदिरों की रचना की जाती है और इस रूप में कुल 5 मंदिर बनते हैं जो एक आयताकार आधार पर बनाए जाते हैं। इसी आधार पर इसका नाम हो जाता है पंचायतन शैली, जिसमें आप देख सकते हैं लॉर्ड शिव के मंदिर के साथ ही इसमें देवी जी का मंदिर, विष्णु जी का मंदिर, गणेश जी का मंदिर और सूर्य मंदिर बनाया गया है और इस रूप में कुल 5 मंदिरों की अवस्थिति को हम देख सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं आज के तथ्य यानी फैक्ट ऑफ द डे की, जिसमें हम बात करेंगे इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित एक महत्वपूर्ण विधेयक जिसका नाम है आवश्यक रक्षा सेवा विधेयक। हाल ही में आवश्यक रक्षा सेवा विधेयक को सरकार द्वारा संसद में प्रस्तुत किया गया है और इसका उद्देश्य सरकारी स्वामित्व वाली आयुध कारखानों के कर्मचारियों को हड़ताल पर जाने से रोकना है। यह विधेयक आवश्यक रक्षा सेवाओं के रखरखाव को सुनिश्चित करने के लिए है ताकि राष्ट्र की सुरक्षा और बड़े पैमाने पर जनता के जीवन और संपत्ति को सुरक्षित किया जा सके और इसमें सरकार को यह अधिकार दिया गया है कि वह आवश्यक रक्षा सेवाओं के रूप में किसी सेवा को घोषित कर सकती है और इस प्रकार से इस प्रकार की आवश्यक रक्षा सेवा में संलग्न लोगों को किसी भी प्रकार की हड़ताल या तालाबंदी में जाने से रोका जा सकता है। यह पूरा मामला तब चर्चा में आया जब सरकार के द्वारा आयुध निर्मात्री बोर्ड यानी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को, जो रक्षा उत्पादन विभाग के तहत रक्षा मंत्रालय के अंग के रूप में काम करता है, उसको जून में सरकार द्वारा इसके निगमीकरण की घोषणा की गई और इसके अनुसार यह प्रस्ताव रखा गया कि सशस्त्र बलों के लिए जो गोला बारूद और अन्य उपकरण बनाने वाले 41 आयुध कारखाने हैं उनको 7 सरकारी स्वामित्व वाली कॉरपोरेट संस्थाओं का हिस्सा बना दिया जाएगा। सरकार का यह दावा था कि इस कदम के माध्यम से कारखानों की दक्षता और जवाबदेहिता में सुधार किया जाएगा। हालांकि इससे जुड़े हुए कई संघों के द्वारा अनिश्चित
अनिश्चितकालीन हड़ताल करने की घोषणा की गई और जब कर्मियों द्वारा इसका विरोध किया गया तो इस प्रकार की व्यापक हड़ताल को रोकने के लिए ही सरकार द्वारा पहले 30 जून को एक अध्यादेश लाया गया और अब इस बिल के माध्यम से इस प्रकार की व्यापक हड़ताल को रोकने का प्रयास किया जा रहा है। जब हम बात करते हैं आयुध निर्मात्री बोर्ड यानी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड की, तो यह बोर्ड भारत में आयुध कारखानों को विनियमित करने वाला एक महत्वपूर्ण बोर्ड है जो रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के नियंत्रण में कार्य करता है। यह मुख्य रूप से वायु, भूमि और समुद्री प्रणालियों के क्षेत्र में विविध प्रकार के उत्पादन के साथ ही अनुसंधान और विकास में भी कार्यरत है, जिसमें 41 आयुध कारखानों के साथ विविध प्रकार के प्रशिक्षण केंद्र और क्षेत्रीय नियंत्रक इकाइयां भी शामिल हैं। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड दुनिया का 37वां सबसे बड़ा रक्षा उपकरण निर्माता है और एशिया में यह दूसरा सबसे बड़ा और यह भारत में सबसे बड़ा रक्षा उपकरण निर्माता है। साथ ही साथ यह दुनिया का सबसे बड़ा सरकार द्वारा संचालित उत्पादन संगठन भी है जो भारत में सबसे पुराने संगठनों में से जाना जाता है। अपने महत्व के चलते ही इसे रक्षा की चौथी शाखा भी माना जाता है और इसे भारत की सशस्त्र बलों की पीछे की सेना भी कहा जाता है। वर्ष 2020-21 में इसकी कुल बिक्री लगभग $3 बिलियन थी, जो इसके महत्व को दर्शाती है। भारतीय सेना को जिस प्रकार के विविध हथियारों की जरूरत पड़ती है उसका निर्माण इन्हीं ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के तहत नियंत्रित किए जाने वाले आयुध कारखानों में ही किया जाता है। इसमें छोटे हथियार के साथ ही विमान हथियार, विमान रोधी हथियार, नौसैनिक हथियार, जहाज रोधी हथियार, मिसाइल, रॉकेट लॉन्चर, बम, हथगोले, मोटरार के साथ ही बख्तरबंद वाहन, तोपखाने, गोला बारूद का भी निर्माण किया जाता है। हालांकि सरकार का ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को जो निगमीकृत करने का प्रयास है वह लगभग 70,000 कर्मचारियों पर सीधा असर डालेगा, क्योंकि कर्मियों का यह मानना है कि सरकार का इस प्रकार का निगमीकरण का फैसला आगे चलकर निजीकरण को बढ़ावा दे सकता है और साथ ही साथ इस प्रकार के निगमीकरण से आगे चलकर उनकी सेवा शर्तें और सेवा निवृत्ति की शर्तों पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। यही कारण है कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के निगमीकरण से नाखुश होकर वे लगातार हड़ताल करने की धमकी दे रहे हैं। किंतु हमें यह भी समझना होगा कि भारत में आयुध कारखाने रक्षा हार्डवेयर और उपकरणों के स्वदेशी उत्पादन के लिए एक महत्वपूर्ण आधार बनाते हैं और इसके माध्यम से सशस्त्र बलों को समयबद्ध आधार पर अत्याधुनिक युद्ध क्षेत्र से संबंधित उपकरणों से लैस किया जाता है। यही कारण है कि सरकार यह प्रयास कर रही है कि इस प्रकार के आवश्यक रक्षा सेवाओं के रखरखाव को बनाए रखने के लिए इस प्रकार की हड़तालों को रोका जा सके और इसके आधार पर राष्ट्र की सुरक्षा और बड़े पैमाने पर जनता के जीवन और संपत्ति को सुरक्षित किए जाने के दृष्टिकोण से ही इस प्रकार के बिल को प्रस्तुत किया गया है। बायजूस IAS हिंदी के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।